चलिए, तो आज हम बात करें एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बल आघूर्ण की बात करेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बल आघूर्ण, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बल आघूर्ण देखिए क्या है। जैसा कि सिंपली अगर हम देखें तो हमारे आपके घरों में जो दरवाजा लगा हुआ है, इसको जनरली हम सब लोग यूज करते हैं। मान लीजिए दरवाजा है, ऐसे दरवाजे में ये क्या होता है, कब्जा होता है, ऐसे होता है, ये कब्जा है लगा है, और यहाँ पर हैंडल लगा होता है। समझ आई बात? यही हैंडल को आप पकड़ करके दरवाजे को खोलते और बंद करते हो, सही है ना। देखो, अगर इस हैंडल को हम यहां पे लगा दें तो क्या हो सकता है, सोचिए। अगर ये जो हैंडल दरवाजे के लास्ट छोर पे लगा है, अगर इसको बीच में लगा दें या और इस कब्जे के पास लगा दें तो क्या होगा, आप इमेजिन करके देखिए, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि सर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए आपको बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। बल ज्यादा लगाने क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो कब्जा है ना, कब्जा से ये दूरी जहां पर आप बल लगा रहे हैं ना, पहले दूरी इतनी थी, अब दूरी को हमने क्या किया, इतना कर दिया, क्योंकि पहले हैंडल यहाँ था, अब हैंडल को जब यहाँ करेंगे तो दूरी इतनी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे दूरी कम होगी कब्जे से, हैंडल और कब्जे के बीच की दूरी जैसे जैसे कम होगी, बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। कारण बल आघूर्ण। कारण क्या है, बल आघूर्ण। क्यों? क्योंकि देखिए बल आघूर्ण जो होता है ना, बल आघूर्ण का सूत्र ही है बल गुणे बल की क्रिया रेखा, जहां पर बल काम कर रहा है वहां से, और जिसके चारों ओर कोई वस्तु घूम रहा है। जहां मान लीजिए ये लाइन है, कब्जा है ना, तो कब्जा के चारों ओर ये दरवाजा ऐसे ऐसे खुलेगा, कब्जे के चारों ओर घूमेगा ना, तो कब्जे से जहां पर आप बल लगा रहे हैं वहां तक की जो दूरी है, उस दूरी का जो गुणनफल आता है वही बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को यदि आप बल लगा करके किसी पॉइंट या किसी अक्ष के चारों ओर जब घुमाएंगे, ठीक है, तो जो बल लगाएंगे वह बल और वह वस्तु जिस पॉइंट के चारों ओर घूमेगी, उस पॉइंट से बल जहां लगा रहे हैं वहां तक की दूरी, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। यानी जितना बल आप लगाएंगे वो पूरा बल, और जहां पर लगाएंगे बल वहां से और जिस पॉइंट के चारों ओर वस्तु घूमेगी उस पॉइंट तक की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है, उनका गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण के लिए बल भी चाहिए और बल जहां लग रहा है वहां से और वो वस्तु जिसके चारों ओर घूम रही है वहां तक की दूरी भी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, बल आघूर्ण। क्लियर है? इनमें से अगर दूरी कम कर देंगे ना, मान लीजिए हैंडल यहां कर देंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी कम होने से क्या होगा, बल आघूर्ण कम हो जाएगा। बल आघूर्ण कम होने से आपको बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे खोलना हो चाहे बंद करना हो। तो जो चीजें हम आसानी से करना चाहते हैं कम बल से, वहां पर बल आघूर्ण का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे गांव में लकड़ी का इतना बड़ा तो बोर्ड पे है, बट रियल में मोटा सा उस लकड़ी का गुटका है, एक दो आदमी चार आदमी नहीं उठा पा रहे हैं उसको। ठीक है, एक आदमी आता है यहाँ पर एक सपोर्ट लगा के एक बड़ा सा रॉड लगाता है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे दबा देता है, उड़ जाता है। सोचिए जिसको चार आदमी नहीं उठा पा रहे थे उसको एक इंसान अकेले क्या किया, उठा दिया। तो किया क्या है, देखिए ये लकड़ी का गट्ठल है और ये सपोर्ट है जिसके चारों ओर ये
जो रॉड है इसी पॉइंट के इधर और इधर ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो यहां से ये दूरी क्या किया, ज्यादा कर दिया। दूरी ज्यादा होने से क्या होगा, बल कम लगेगा और ये आसानी से उड़ जाएगा कम बल से। अगर ये दूरी कम कर देंगे, यहां कर देंगे ना, तो नहीं उठेगा, कारण बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसीलिए जिस पॉइंट के चारों ओर अगर कोई वस्तु घूम रही है, उस पॉइंट से और जहां बल लगा रहे हैं वहां तक की दूरी ले लीजिए, और जो बल लगा रहे हैं जितने न्यूटन का वो बल ले लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। क्या निकल के आएगा, बल आघूर्ण। क्या निकल के आएगा, बल आघूर्ण। इसलिए बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, अब देखना, इनमें से किसी एक को आप कम या अधिक करेंगे तो बल आघूर्ण क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दूरी ज्यादा करना है, सपोज करिए इस दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए हमें 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण चाहिए। कितना, 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण चाहिए। अब ध्यान देना, अगर हम इसकी दूरी मान लेते हैं 2 मीटर, बल मान लिया हमने 5 न्यूटन, तो 5 दूना 10, 10 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण मिल जाएगा आसानी से। ये क्या होगा, खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन सपोज करें कि अगर हम दूरी को बढ़ा के कितना कर दें, 5 मीटर, तो बल कितना करना पड़ेगा, 2 न्यूटन। बल कम हो गया अपने आप, देखिए कम ही बल से खुल जाएगा। अगर ये दूरी बढ़ा देंगे ना तो बल क्या होगा, कम लगेगा। देखिए यहीं पे 5 दूना फिर 10 हो गया। सपोज करिए कि आपने दूरी 2 मीटर से 1 मीटर कर दिया। दूरी क्या किया, पहले 2 था, अब क्या कर दिया, 1 मीटर कर दिया। तो क्या अब बल जो है 5 ही न्यूटन से होगा। देखिए 5 गुणे 1 कितना होगा, 5, और खुलता बंद कितने से होता है, तो कहां लगेगा, होगा नहीं, खुलेगा ना ही बंद होगा। तो अब आपको बल कितना लगाना पड़ेगा, 10। अगर दूरी कम किया तो बल को क्या करना पड़ा, अधिक करना पड़ा। इसीलिए हमने कहा कि दूरी अगर घटेगी तो बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा बंद होगा। और यदि दूरी बढ़ा देंगे तो कम ही बल से वो खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। उसी तरह ये भी है, अगर ये पाइप यहां से पाइप की लंबाई बढ़ा देंगे तो कम ही बल से ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर ये पाइप की लंबाई घटा देंगे तो बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझाई बात? तो बल आघूर्ण बल गुणे दूरी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से हमारा ये भी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उस पर भी बल आघूर्ण लगेगा, तो वह बल आघूर्ण कितना होगा, फार्मूला यही रहेगा, बल गुणे दूरी, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, लेकिन द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का मान कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बल आघूर्ण समझ में आया। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे दूरी। कौन सी दूरी, जहां पर बल लगाएंगे वहां से वस्तु जिसके चारों ओर घूमेगी वहां तक की दूरी, और जितना न्यूटन बल लगाएंगे वो बल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए अब हेडिंग पे चलते हैं। हमारा हेडिंग कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो पहले आप एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं, एक समांतर लाइन ऐसे खींचते हैं। ऐसे जब समांतर लाइन आप खींचेंगे ना ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जब लाइन समांतर होगी तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब यही लाइन एक इधर हो और एक इधर हो, एक इधर हो, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। ये असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब आपसे कोई प्रश्न कर दे कि सर एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए, ऐसा वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनिए, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो, समान हो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो, समान हो। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं भी
वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, एक ही तरफ होगी। समझ में आई बात, हर पॉइंट पर, और हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो, समान हो। दोनों चीजें जिस वैद्युत क्षेत्र में समान होंगी हर बिंदु पर, वह वैद्युत क्षेत्र कैसे क्या कहलाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई बात। मतलब यहां पर जो पॉइंट है, अगर यहां पर कोई आवेश रखेंगे तो जितने न्यूटन का बल यहां पर लगेगा, वही आवेश अगर यहां रखेंगे तो उतने न्यूटन का बल यहां भी लगेगा, उतने न्यूटन का बल यहां भी लगेगा, उतने न्यूटन का बल यहां भी लगेगा। और सभी बल हमेशा किस दिशा में लगेंगे, एक दिशा में। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। मान लो कोनो लड़के ढेर के जुटल बाटे घरे, मिठाई बांटत हो, कोनो के देलू, के 2 लड्डू दे, के 4 लड्डू दिए, तो ये एक समान है। हाँ, क्या कहिए, सब बहुत बेकार बाटा, मुंह देख के देता हूं मिठाई, नहीं कहते हैं लोग। और जब आप सबको बराबर बराबर देंगे तो हो जाता है एक समान। ठीक है, कहते हैं सबके एक समान जाने, सबके एक समान माने, नहीं तो वही चीज है। अगर इसके अंदर हर बिंदु पर वैद्युत बल समान लग रहा है, समान दिशा में लग रहा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो जहां पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल अलग अलग हो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर पॉइंट यहाँ है तो वैद्युत क्षेत्र कम लग रहा है, पॉइंट यहाँ है तो वैद्युत क्षेत्र और कम लग रहा है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का मान हर जगह क्या है, अलग अलग है, और दिशा यहाँ पर लगने वाले का दिशा इधर है, इधर लगने वाले का दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, दिशा भी अलग अलग है। तो एक क्या कहल जाए, असमान वैद्युत क्षेत्र। इसको हम क्या कहेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल क्या हो, अलग अलग हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान। और ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत बल का मान क्या हो, बराबर हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो, समान हो। ठीक, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरह समांतर रेखा खींच के प्रदर्शित करते हैं, और समान वैद्युत क्षेत्र को इस तरह लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो यही है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ये कौन सा वैद्युत क्षेत्र है, और है असमान। तो हमें असमान वैद्युत क्षेत्र की जरूरत है नहीं, हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र की जरूरत है। तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना लिया। इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E। ठीक है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है स्थित वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कि इस वैद्युत क्षेत्र में आप क्या करिए, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखिए, स्थित करिए। स्थित मतलब रखना, इसमें क्या करें हम, एक वैद्युत द्विध्रुव रखें। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय जेकरे को ध्रुव, दो ध्रुव, दोनों के बीच दूरी अल्प हो और दोनों पर आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में, तो के का कहल जाए, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहल जाए, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को इसी में रखना है, स्थित करना है। तो हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, जेकरे कितना ध्रुव, दो, तो देखा ई द्विध्रुव हो गई ना, और ई एकरे बीच के कहा अल्प दूरी। ठीक है, अधिक दूरी नहीं, अल्प दूरी। ये बन के हमारा तैयार हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव के दोनों ध्रुव पे आवेश होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो आवेश है वो है प्लस क्यू, और यहाँ पे जो आवेश है वो है माइनस क्यू। आवेश दोनों जगह क्या होते हैं, बराबर, और चिन्ह में विपरीत। तो ई बन गई लिखो वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आई बात।
चलिए, द्विध्रुव की लंबाई कितना होती है? 2l। कितनी होती है? 2l। अभी ना कि सर जी कहें 2l तो 2l, 2x भी आप बोल सकते हैं, 2a भी बोल सकते हैं, मतलब 2 के साथ आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई हो गई कितना? 2l। अब देखना ध्यान से, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, और सब कोई जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि अगर कोनो आवेश कोनो वैद्युत क्षेत्र में जब खड़ा हुई तो ऊपर बल लगी। क्या हुई? बल लगी। बल लगी केकरे द्वारा? उस आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण, सॉरी, उस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। जिस वैद्युत क्षेत्र में हमने इसको रखा है ना, वो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? उस पर बल लगाएगा, नहीं लगाएगा? जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने हेडिंग पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने यही कहा था कि जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या करता है? बल लगाता है। क्या करता है? बल लगाता है। समझ में आई बात? तो वही कह रहे हैं, जब आप इस आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करी? बल लगाई। ठीक, अब वो बल कैसा हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ई धन आवेश है, कितना बल लगी वो पहले क्लियर कर दो। कोई भी आवेश हो, कितना हो न्यूटन का हो, कितना हो कूलाम का, सॉरी, कितना हो कूलाम का अगर आवेश है और वो वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। और कितना बल लगाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पे जो बल लगता है ना, उसका मान होता है F इक्वल टू क्यू ई। इतना बल उस पर लगेगा। समझ में आई बात? कोई भी आवेश अगर कोनो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस आवेश पर उसके वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इतना बल लगेगा। अब रह गई बात, जो बल लगेगा उस बल की दिशा होगी। बल कौन सी राशि है? सदिश है। अगर कहीं बल आप लगा रहे हैं तो बल की दिशा नहीं होती है? होती है। पता होता हम किस दिशा में बल लगाए हैं। साइकिल चला रही हो तो साइकिल का बल अगर आगे की दिशा में लगा रही हो तो साइकिल आगे जाएगी। बैक गियर तो होता नहीं है कि पीछे की दिशा में लगाओगे, होता है? नहीं होता है। तो कोई भी चीज अगर खींच रही हो तो आगे की दिशा में खींचोगी तो आगे जाएगी, पीछे की ओर धकेलोगी तो पीछे जाएगी। मतलब जिस दिशा में बल लगाओगे उस दिशा में वो जाएगी। ठीक है, तो आवेशों पे, दोनों आवेशों पे बल लगेगा, लेकिन बल की दिशा क्या सेम होगी, क्या अलग अलग होगी, ये जानने के लिए अब ये ध्यान दीजिएगा। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन से ऋण की ओर। मालूम है? अगर ये वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर है तो फिक्स है कि इधर आवेश क्या होगा? ऋण, और इधर आवेश क्या होगा? धन होगा। क्लियर है? अब देखो, इधर जो आवेश है ऋण है, इधर आवेश धन है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर है। अब ये आवेश कौन है? धन है। ये आवेश कौन है? तो ऋण क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा ना। धन और ऋण के बीच क्या होता है? बकलोलिया, आकर्षण। धन और ऋण के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। धन ऋण को खींचेगा या ऋण धन को खींचेगा। ठीक है, आकर्षण होता है। तो है कहाँ? ऋण है। और यहाँ जो आवेश आपने रखा है ना, वो कौन सा आवेश है? तो ऋण क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा ना। तो यहाँ पे जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो गई? ये हो गई। सही है। मान कितना होगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ इस वाले पर। ई कौन सा आवेश है? ऋण। और इधर कौन सा आवेश है? तो धन क्या करेगा? ऋण को अपनी ओर तान देगा, कहता इधर चल। तो इस पे बल किधर लगेगा? इधर। समझ में आई बात? ऋण वाले पर बल क्या लगता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और धन वाले पर बल किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है ना, धन आवेश पर बल हमेशा उसी दिशा में लगता है। दिमाग में अपने खपड़ोई में रख लो, बार बार ना पूछना। अगर धन आवेश है तो उस पर बल हमेशा कहाँ लगेगा? किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में उस पर बल भी लगेगा। लेकिन अगर ऋण आवेश है तो बल किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो सामने,
ठीक है। इस पर भी कितना बल लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। अब आप कहोगे सर जी दोनों पे बराबर लगेगा कि कम बेसी लगेगा, तो देखो ध्यान से, दोनों पे बल बराबर लगेगा, कारण दोनों के आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है। जितने कूलाम का ई है उतने कूलाम का आवेश ई है, तो दोनों आवेश परिमाण में क्या है, बराबर है, तो दोनों पर बल बराबर लगेगा। लेकिन एक धन है इसलिए उसकी दिशा उधर हो गई, एक ऋण है तो इसकी दिशा इधर हो गई। समझ आ गया। तो जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित होता है तो उसके दोनों ध्रुवों पर दो बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, दोनों बल देखो बराबर है, क्यू ई, दोनों बराबर बल हैं लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। समझ में आई बात। तो जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उसके दोनों ध्रुवों पर दो ठी बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत कार्य करने लगते हैं। अब देखो दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। एगो हेयर खिंचाता है, फेयर खिंचाता है, परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, दोनों एक दूसरे की क्रिया रेखा पर नहीं है। अगर यह बल अगर यहाँ लगत ना, हाई बल यहाँ लगत, तो दोनों की क्रिया रेखा क्या हो जाती, एक हो जाती। समझ में आई बात। दोनों एक लाइन पे काम करते तो रिजल्ट क्या हो जाता, जीरो। यहां भी रिजल्ट जीरो हो रहा है, लेकिन लाइन दोनों की क्या है, अलग अलग है, इसलिए कि दोनों बल क्या उत्पन्न करेंगे, बलाघूर्ण। क्या उत्पन्न करेंगे, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, बिंदु के चारों ओर घुमाता है। जैसे अभी हमने दरवाजा को बताया ना, बल लगाते हैं तो दरवाजा कब्जे के चारों ओर घूमती है, खुलता और बंद होता है, तो वह बल क्या उत्पन्न किया, बल आघूर्ण। उसी तरह ये दोनों बल इस द्विध्रुव को क्या करेंगे, घुमाएंगे। क्या करेंगे, तो दोनों किसका निर्माण करेंगे, बलाघूर्ण का। किसका निर्माण करेंगे, बलाघूर्ण का। समझ में आ गई बात। तो दोनों बल आघूर्ण बनाएंगे। बल आघूर्ण के लिए क्या क्या चाहिए, बल चाहिए और दूरी चाहिए। बल चाहिए और अभी हमने लिखा था ना, दूरी घटाओगे तो बल ज्यादा लगेगा, दूरी कम करोगे, दूरी बढ़ाओगे तो बल कम लगेगा। तो दूरी भी चाहिए ना, बल तो मिल गया, दूरी कहाँ है। दूरी के लिए देखो क्या करेंगे, यहां से सीधे ऐसे लंब डाल देंगे और यहां से ये लंब, ठीक है। अब देखो इस ये एंगल हो गया थीटा, ठीक, ये एंगल का हो गया थीटा हो गया, यानी ये द्विध्रुव किस कोण पर है, थीटा कोण पर। वैद्युत क्षेत्र के दिशा से ये किस कोण पर है, थीटा कोण पर। समझ में आई बात। तो जब थीटा कोण पर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये क्या बना है, समकोण त्रिभुज। क्या बना, समकोण त्रिभुज। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन, नीचे वाली भुजा आधार और है भुजा लंब। है भुजा क्या हो गई, और है कर, सही है ना, समकोण त्रिभुज हो गई। तो अगर हमें है भुजा निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन। साइन लगेगा ना, साइन में क्या होता है, लंब बटे कट। साइन में क्या होता है, लंब बटे। तो अगर हम यहाँ लिखें साइन थीटा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लंब बटे, तो लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है 2l, 2l का इधर गुणा कर दो तो लंब कितना निकल के आया 2l साइन। समझ आई बात। तो है दूरी कितनी निकल के आए, लो दूरी भी मिल गई ना, बल मिल गया, दूरी मिल गया, गुणा कर दो, बल आघूर्ण मिल गया। समझ में आई बात। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा इसको सेंटेंस को यहां लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान देना। मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है,
जिसका आघूर्ण, जिसका आघूर्ण क्या है, P है। जहां भी द्विध्रुव की बात करोगे उसके आघूर्ण की भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं हो सकता, या बिना आघूर्ण का कोई द्विध्रुव नहीं हो सकता। अगर द्विध्रुव है तो आघूर्ण है, ठीक है, और आघूर्ण है तो द्विध्रुव है। समझ में आई बात? तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण क्या है, P है, थीटा कोण पर, कितने कोण पर, क्या है, स्थित है। समझ में आई बात? थीटा कोण, ये कोण। अच्छा, ये कोण किसके किसके बीच बना है, ध्यान देना पहले। ये कोण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋण से धन की ओर, ऐसे होती है ना, यही है P, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से उल्टा होता है। तो देखो ये P है, P की दिशा क्या है, ऐसे, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, तो दोनों के बीच का एक कोण है थीटा। जब भी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण की बात करी जाए तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात हो रही है। वहां जो दिशा हम निकालेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण होता है। समझ आई बात? तो दिमाग में रख लीजिएगा, ई और पी के बीच का एक कोण है, ठीक है, मतलब ईवा पीवा दोनों के बीच रहेगा थीटा, समझिएगा, और किसी के बीच का नहीं है वो। क्लियर? तो ये थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, और इसी की सहायता से हमने 12 sin थीटा को ज्ञात कर लिया। क्लियर? तो हमने लिखा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, थीटा कोण पर स्थित है। तो द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर दो बल लगेंगे, लग रहे हैं ना, देखो दोनों ध्रुवों पर बल लगेंगे ना। अभी हमने पहले ही बताया कितना बल लगेगा, क्यों लगेगा, सारी चर्चा हमने कर दिया है। कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में होगा तो क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। बल की दिशा क्या होगी, अगर धन आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, अगर ऋण आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये धन है इसलिए इधर लग रहा था, ये ऋण है इसलिए ये इधर लग रहा है। दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, इसलिए दोनों पर लगने वाला बल भी क्या है, बराबर है। एक का चिन्ह ऋण और एक का चिन्ह धन है, इसलिए दिशा दोनों की अलग अलग हो गई है, ठीक है। धन और ऋण चिन्ह के कारण दिशा क्या हो गई है, अलग हो गई है, लेकिन दोनों क्यू क्यू दोनों परिमाण में बराबर है, इसलिए दोनों पर लगने वाला बल भी क्या बराबर है, ठीक है। तो देख कोण पर स्थित है तो उसके दोनों ध्रुवों पर दो बल, दो बल, कितना, F बराबर क्यू ई, दो बल F बराबर क्यू ई, परिमाण में क्या बराबर, परिमाण में बराबर, दोनों ध्रुवों पर दो बल इतना परिमाण में, और दिशा में विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है। समझा गई बात? जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर दो बल बराबर, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत कार्य करना शुरू कर देंगे, तुरंत शुरू हो जाएगा बल लगना, तो कार्य करते हैं, ठीक है। इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, शून्य, परिणामी क्या होगा, शून्य हो जाता है। इन दोनों बलों का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है, परंतु क्रिया रेखा
रेखा भिन्न भिन्न होने से ठीक है, दोनों बल इसका निर्माण करेंगे। हाँ, दोनों बल आघूर्ण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपसे करे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो क्या बताओगे? 0। कुल बल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब बल आघूर्ण की बात करेगा तो अगर बताइए दोनों बल परिणामी बल 0 है तो बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है उसमें? तो सर दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या होती है? अलग अलग होती है, इसलिए बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे समझो मान लो हमारा हाथ है, एक हेयर खींच रहा है, हेयर खींच रहा है, दोनों दो दिशा में खींच रहे हैं बराबर बल से। ठीक, तो परिणामी क्या हो गया? 0 हो गया। हम नहीं खींचेंगे, लेकिन समझ लो कि एक मिला है हाथे पर हे रहा है बल लगा रहा है, एक मिला है हाथे पर हे रहा है बल लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? घूमने लगेंगे ना ऐसे। बल अभी भी 0 है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा क्या हो गई? अलग हो गई, तो हम ऐसे लगेंगे घूमने। लेकिन जब दोनों ऐसे एकदम खींचेंगे एक दिशा एक रेखा पर, तो परिणामी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे ही दोनों की क्रिया, इसकी क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखा है, दोनों अलग अलग लाइन पे हैं, इसलिए बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों बल इसी एक ही लाइन में काम करते ना, तो वो घूमता भी नहीं और रिजल्ट क्या आता? 0। समझ में आ गया? तो भिन्न भिन्न होने से दोनों बल किसका निर्माण करते हैं? बल आघूर्ण का निर्माण कर देते हैं। तो जब बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे तो बल आघूर्ण होगा कितना? जिसका निर्माण करेंगे वो कितना उसका मान होगा? तो देखिए बल आघूर्ण बराबर बल, ठीक है, गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत क्या दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल, चाहिए बल ले लो, चाहिए बल ले लो, दोनों बल ले लो, और एक बल की क्रिया रेखा है और एक बल की क्रिया रेखा था, दोनों के बीच की ये लंबवत क्या है? दूरी हो गई। भाई दोनों के बीच की ये लंबवत क्या है? दूरी हो गई। ठीक है, तो मान रख दो बल, चाहिए रखो चाहिए रखो, कोई एक बल रखो, दोनों नहीं रखना है, कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल क्या है? बराबर है, तो कोनो एक रख दो। प्लस वाला रखिए माइनस वाला, इसके आगे माइनस प्लस थोड़ी लिखा गया है, दोनों बराबर है, दिशा न विपरीत है। तो हो गया Q इंटू ई, ये बल हो गया, गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 2L साइन थीटा। तो ये हो गया 2L साइन थीटा। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किससे? यहां लिख दे रहे हैं, जिसे इसे बोलते हैं टाउ, ध्यान रहना, टाउ, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। समझ आया? तो टाउ बराबर इतना होगा। अब देखो टाउ बराबर ये ई हो गया, Q और 2L एक साथ लिख दो और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, चूंकि देखो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2, ये P का मान होता है, सही है ना? तो इसके जगह क्या रखना है? P। तो टाउ बराबर क्या आएगा? यहाँ P रख दोगे तो हो गया P, और ये हो गया E, और ये हो गया साइन थीटा। तो कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा? टाउ बराबर P E साइन इतना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? टाउ बराबर P E साइन। और ये कैसे आया, समझ में आ गया? कोई कठिन नहीं है, बस दिमाग रखना है आपको, कंसंट्रेट करके समझेंगे, कुछ नहीं है, एकदम बहुत ईजी है।
ठीक है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा एक चीज देखो, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन, पढ़े है ना, ए बी साइन। तो ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर ए का परिमाण और बी वेक्टर बी का परिमाण और थीटा दोनों के बीच का कोण। ठीक उसी तरह भी दिख रहा है, देखो ए और बी की जगह क्या है, पी और, तो इसको हम बैक सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इसके ऊपर लिख दें वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं। और दो सदिश, ये भी सदिश ये भी सदिश, भाई द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश होता है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश होता है, तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसका मतलब यो का सदिश राशि है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर इतना सिद्ध कीजिए, इतना आ जाता है, सिद्ध कीजिए, समझ में आई बात। तो अगर इतना सिद्ध करना है तो पहले आपको यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा ना, फिर उसी से इसको लिखना, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखना यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया है कि जो बल आघूर्ण है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक देखो, मात्रक क्या हो सकता है, बल आघूर्ण का मात्रक अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए बल आघूर्ण का मात्रक कितना होगा, तो बल आघूर्ण का मात्रक कितना होगा, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। तो लिखेंगे बल आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना, न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा बीमा भी पूछ सकता है, बीमीय सूत्र क्या होगा बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण, ये सब एक एक नंबर का प्रश्न है जो स्टार में लिख रहे हैं, ठीक है। का बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी पे -2 और उसी के साथ मीटर है, तो मीटर का क्या हो गया एल, तो एल कैट ही हो गया, तो हो जाएगा एम एल पे 2 टी पे -2, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। अब आपसे कोई पूछे बल आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ये भी लिख दे रहे हैं, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि होती है, ये अदिश नहीं हो सकती, ठीक है। कई बार तो आपको ये दे देगा कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के पद में बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसके रूप में बल आघूर्ण को परिभाषित करना होता है कभी कभी। देखिए एग्जामिनर है, क्वेश्चन कैसा बना सकता है वो उसी पे डिपेंड करेगा ना, तो हम जो भी चीज पढ़े उससे रिलेटेड हर तरह से पढ़ें, ताकि हमें कहीं से कोई घुमा के क्वेश्चन दे तो हम उसको रिप्लाई करने में क्या हो, सक्षम हो। अदरवाइज आप पढ़े लिखे हो करके उसको जानते हुए हो करके छोड़ देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए अगर इस रूप में लिखा हो और कहे इसी के आधार पर बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे परिभाषित करोगे। आप यही कह सकते हो कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल को उस पर लगने वाला क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है आने की वो कम है, लेकिन हमारा काम था इसको समझा देना कि इस पर भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो नोट करें इसको, चलो अब आगे देखते हैं द्विध्रुव का अस्थाई और अस्थाई स्थिति क्या होता है। ये तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण था, अब इसको अस्थाई और अस्थाई स्थिति में कैसे रख सकते हैं, तो देखिए
समझिएगा। अस्थाई स्थिति क्या होगी इसकी? अस्थाई का मतलब क्या होता है? कोई चीज अस्थाई तब होता है जब वो अपने स्थान से हिले डुले ना, एकदम फिर से स्थिर हो जाए, उस पर किसी भी प्रकार का बल कार्य न करे, तो वो क्या होता है? अस्थाई होता है। उसी तरह से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये अस्थाई स्थिति में कब होगा? ठीक है, तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का अस्थाई स्थिति, ये कब अस्थाई में रहेगा? ठीक है, तो देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का ये कोण जो है, बीच में लगने वाला जो ये कोण है, अगर जीरो हो जाए, जीरो होने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में आ जाए। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, अगर ये घूम के ऐसे हो जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा इधर हो गई और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बनेगा? नहीं बनेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये ब्लैक जो मार्कर का जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ये धन आवेश है, और व्हाइट पॉइंट क्या है? ऋण आवेश है। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋण से धन से, सॉरी, ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से, दोनों एक दिशा में हो जाएंगे, तो थीटा क्या बनेगा? जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन? वेक्टर P, और वैद्युत क्षेत्र कौन? वेक्टर E, दोनों क्या हो? समान दिशा में। क्या हो? समान दिशा में हो। ठीक, तो थीटा क्या बना? जीरो। थीटा क्या बनेगा? जीरो हो जाएगा ना। और जब थीटा जीरो होगा तो देखिए, कास जीरो होगा ना, कास जीरो, और कास जीरो का मान कितना होता है? कास जीरो मान कितना होता है जी? साइन जीरो है, साइन है ना, सॉरी, हम कास लिखेंगे, साइन, साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। तो बल आघूर्ण कितना लगेगा? देखो, थीटा की जगह जब जीरो रखोगे तो क्या बनेगा? साइन जीरो, और साइन जीरो का मान क्या होता है? तो है पूरा क्या हो जाएगा? तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आई बात? यानी द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। मतलब समझो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और इसी दिशा में हमारे पास जो बल आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, उसको हमने इसी दिशा में रख दिया, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये, ठीक है, और ये वेक्टर ई हो गया, दोनों सेम दिशा में है, तो थीटा बना? थीटा नहीं बना, जीरो हो गया। और जब थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो यहाँ रखोगे, जीरो का मान जीरो, पूरा बल आघूर्ण क्या हो गया? तो इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, और जब बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा ना, तो ये क्या होगा? अस्थाई स्थिति में होगा, क्योंकि इस पर कोई बल भी कार्य नहीं करेगा। हमने अभी बोला कि जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य न करे, ठीक है, तो वस्तु क्या होती है? अस्थाई स्थिति में होती है। तो द्विध्रुव हमारा स्थायी स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि उसका बल आघूर्ण क्या हो गया? जीरो हो गया, तो उस पर लगने वाला बल भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये अस्थाई स्थिति हो गई। अस्थाई अगर स्थिति की हम बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की या का अस्थाई स्थिति, अस्थाई स्थिति, अस्थाई स्थिति का मतलब क्या होता है? जो बार बार अस्थाई होने का क्या करे? कोशिश करे। कोई चीज अगर हम रखे हैं, मान लो कोई पेड़ है ऐसे झुक गया और बार बार ट्राई कर रहा है कि हम जैसे थे सीधा हो जाए, तो वो अस्थाई में कि अस्थाई में? अस्थाई।
बार बार कोशिश करे अपने को अस्थाई मिलाने का, जैसे थे हम वैसे हो जाए, तो वो अस्थाई स्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अस्थाई कब हो जाता है, ये जब ये धन आवेश था, ये ऋण आवेश था, जब ये वैद्युत क्षेत्र के दिशा में हो गया था थीटा 0 हो गया था। लेकिन अगर यही धन इधर हो जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा इधर हो जाएगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो थीटा कितना बनेगा पूरा 180 नहीं बन जाएगा। मतलब समझो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वेक्टर ई, ठीक, और ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका ऋण आवेश इधर है और धन आवेश इधर है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ये। अब देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, ठीक विपरीत दिशा में, तो थीटा कितना बनेगा 180 नहीं हो जाएगा, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा 180, और जब थीटा 180 हो जाएगा तो साइन 180 का मान 0, यहाँ भी बल आघूर्ण क्या होगा 0 होगा, लेकिन ये अस्थाई होगा, कारण कि ये बार बार चाहेगा कि हम अस्थाई हो जाएं, मतलब इस दिशा में ये आने का क्या करेगा प्रयास करेगा। ठीक है, इसलिए अस्थाई स्थिति में रहता है। तो लिखेंगे, दिख रहा है ना, देख लो, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में होंगे तो ऐसे कंडीशन में थीटा क्या बनेगा और साइन 0 का मान थीटा कितना बनेगा 100 और साइन 180 का मान 0, तो बल आघूर्ण फिर क्या हो गया 0 हो जाएगा। बल आघूर्ण तो 0 हो जाएगा, लेकिन द्विध्रुव बार बार अस्थाई होने का क्या करेगा प्रयत्न करेगा, यानी बार बार उस पर एक बल कार्य करेगा जो उसे स्थायी में लाने का कोशिश करेगा, तो ये द्विध्रुव की क्या हो जाएगी अस्थायी स्थिति हो जाएगी, ये द्विध्रुव की क्या हो जाएगी अस्थायी। यहाँ लिख देंगे परंतु द्विध्रुव अस्थायी स्थिति में होगा, अस्थायी स्थिति में होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ओके।